Assalamu alaikum. Today we're going to do lecture number 6, which is chapter number 3 of your books. Lecture number 6 में we're going to continue the topics or the discussion that we were having in the previous lecture. And what were we discussing? We were basically discussing the importance of ethics, and we were discussing the importance of social responsibility or corporate social responsibility, या इसको हम CSR भी कह सकते हैं. Last lecture में हमने क्या किया? हमने बेसिकली डिफाइन किया कि एथिक्स क्या चीज़ होती है. वी सेड कि इट्स बेसिकली द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट, फेयर एंड अनफेयर. एंड देन वी मूव्ड ऑन एंड वी डिस्कस के जी जो एथिक्स की जो एथिकल बिहेवियर है या जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बेसिस क्या हैं, या वो इंडिविजुअल्स के लिए कैसे बनती हैं, या मेरे एथिकल स्टैंडर्ड्स आपके एथिकल स्टैंडर्ड से डिफरेंट क्यों हैं. हमने कहा कि हर इंडिविजुअल के एथिकल स्टैंडर्ड्स फ़र्क होते हैं, और वो इसलिए फ़र्क होते हैं बिकॉज जो जिस तरीके से हम बड़े होते हैं ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड क्या बनता है. फॉर एग्जांपल जो हमें पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो हमारे पीयर्स या कॉलीग्स हमें बताते हैं या एडवाइस करते हैं, या जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं कि हमारा एथिकल बिहेवियर्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, या हम किस चीज़ को सही या किस चीज़ को गलत समझते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि जी जब भी हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करते हैं और उसके एक्शंस की बात करते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि उसका एक्शन सही था या गलत था, एथिकल था या अनएथिकल था. वी सेड के इट्स अ सिंपल 3-step प्रोसेस जिसको अगर आप अप्लाई करें तो उसके एंड में आपको पता चल जाएगा कि बिहेवियर एथिकल था या नहीं था. द 3-step प्रोसेस वो सिंपली कि आप फैक्ट्स कलेक्ट करें, आप मॉरल वैल्यूज़ के साथ देखिए उन फैक्ट्स को, एंड फाइनली आप एथिकल जजमेंट कर लें. जब हमने ये प्रोसेस पढ़ा तो हमने ये भी कहा कि इस प्रोसेस में 2 मसले हैं. मसला नंबर 1, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स हर दफ़ा नहीं मिल सकते. मसला नंबर 2, एवरी टाइम एवरीबडी विल नॉट एग्री अपॉन द मॉरल वैल्यू, या सब लोग एक दफ़ा पर बहुत दफ़ा ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं, ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पर सब एग्री नहीं करते कि ये सही है या गलत है. अब अगर ये 2 सिचुएशंस होंगी तो आप किसी भी बिहेवियर को कैसे समझेंगे कि वह सही है या गलत है. इसके लिए आपके पास 4 क्राइटेरियाज आ जाते हैं: यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग. और इन 4 क्राइटेरियाज की बेसिस पर आप जज करते हैं कि बिहेवियर एथिकल था या नहीं था. ये 4 क्राइटेरियाज जो है ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बिहेवियर को क्वेश्चन करते हैं. एंड इफ़ योर आंसर इज़ no to all these 4 questions, then that means that your behavior is completely unethical. There's no question about it. However, if your answer is right, yes to all those questions, then that means that your behavior is completely ethical. कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल सीधी लाइन पर चल रहे हैं. Sometimes ये भी होता है कि कुछ क्राइटेरिया पर yes होता है, कुछ क्राइटेरिया पर no होता है, तो उसके लिए आपके पास 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस आप ये जज कर सकते हैं कि चीज़ सही है या गलत है. फर्दर ऑन वी सेट के जो भी जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो इसमें आप ये भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ कैसा है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स जिसमें आपके कस्टमर, सप्लायर्स सब लोग इंक्लूड होते हैं, उनकी तरफ आपका बिहेवियर कैसा है. देन वी सेट के जी जो आपकी एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी कोर वैल्यूज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ और कोर प्रिंसिपल्स में आती हैं, जो कि बेसिक चीज़ है आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने में और आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने में. एंड इन द एंड वी सेट के किसी भी जगह पर टू इंश्योर कि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हो या एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर एथिकल हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिटन कोड ऑफ एथिक्स डालें, अपने मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें इन मेकिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग, एंड आप फाइनली अपने जो लॉज हैं जो कि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स को गवर्न करते हैं, आप इंश्योर करें कि वो अपडेट होते रहें. ये ना हो कि जो 20 साल पुराना लॉ था वो आज भी उसको अप्लाई कर रहे हो. अगर वो लॉ आज एप्लीकेबल नहीं है या वो अपडेट हो गया है तो प्लीज़ डू इंश्योर कि आप उसको आप अपडेट करें. फॉर एग्जांपल इन टुडेज टाइम देयर आर मोर फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस. शायद आज से
20 साल पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जिसमें बात नहीं की जा रही थी, जहाँ पर उसकी कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसमें ये लिखा गया हो कि आपको मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट करना है। लेकिन आज के दौर में ऐसे लॉज की बहुत ज़रूरत है। आज के दौर में आज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर देम दैट दे हैव लॉज इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिलेट टू कि जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो जो हम डिस्कशन की बात करते हैं उस केस में आज से 20 साल पहले इस लॉ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज इस लॉ की ज़रूरत है। सो अगेन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस 3 काम करें। 1, कोड ऑफ एथिक्स को इन राइटिंग लेकर आएँ या उसको ऑन पेपर लेकर आएँ। 2, अपने मैनेजर्स को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में ट्रेन करें। एंड 3, दे नीड टू इंश्योर दैट देयर लॉज, whatever laws that there are in their organization, they are updated regularly. As and when the need arises, the law should be updated and rewritten or take into account what's happening in the organization, and then it should sort of change or vary according to that. Now that was what ethics is about. From this point onwards, we're just going to talk about corporate social responsibility or CSR. That's lecture number 6 for us. Now first up, what we're going to do is we're going to define what social responsibility is. Now social responsibility is business commitment to stakeholders. Acha, that's an easy definition, right? To make it more easier, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट हैपन्स इज, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जगह से रिसोर्सेज ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ऐसा और बिजनेस है जो कि पेपर मैन्युफैक्चर कर रहा है। पेपर कैसे मैन्युफैक्चर होता है? ट्रीज से, राइट? दे कट डाउन ट्रीज टू मेक पेपर। इफ दैट बिजनेस इज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो क्या होगा? वो ट्रीज काटते चले जाएंगे, पेपर बनाते चले जाएंगे। जितनी देर में पेपर बनता है उससे बहुत ज़्यादा देर में एक दरख्त वापस अपनी उस हाइट पर पहुंचता है। लेकिन अगर ये बिजनेस नए दरख्त नहीं लगा रहा है, then what will happen one day? दरख्त ही नहीं होंगे, राइट? दरख्त नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? एनवायरनमेंट ख़राब होगी, राइट? आपकी एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगी। जितने आपके ट्रीज और इस किस्म की जो नेचुरल हैबिटेट होती है आपके एनवायरनमेंट को साफ रखती है। जब एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगी तो और हेल्थ इश्यूज होंगे, जब और हेल्थ इश्यूज होंगे तो और लोग बीमार होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज बेसिकली इंश्योरिंग कि जिस किस्म की एनवायरनमेंट हमको मिली, हम उस एनवायरनमेंट को कोशिश करें कि हम उसको बेहतर बनाएं, या हम उसको डिटोरिएट होने से रोकें, या हम उसकी एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसको मेंटेन करें अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। इट इज़ बेसिकली enhancing your existing environment for your future generations, right? So that is what, again, when they say business commitment to stakeholders, that is the definition of corporate social responsibility. But it generally means that you need to protect and enhance your environment for your future generations which are supposed to come after you. अगेन एज अ सेड कि जब भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं ना। ये स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? ये ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एक बंदा जैसे मैं और आप, या ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, कोई भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस कंसर्न। अगेन जस्ट रीडिफाइनिंग टू यू व्हाट अ स्टेक होल्डर is. A stakeholder is any individual who has any interest in your company. This individual can be inside your company and this individual can be outside your company. And to elaborate my point further, this particular picture will tell you who stakeholders are. Your employees are your stakeholders. वो क्यों स्टेक होल्डर्स हैं भाई? वो इसलिए स्टेक होल्डर्स हैं बिकॉज अगर आज आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो एम्प्लॉय के साथ क्या होगा? उसको सैलरी कौन देगा? वो उसकी जॉब का क्या होगा? सो द एम्प्लॉयज आर वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्किंग ऑफ योर कंपनी। दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि कंपनी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। योर इन्वेस्टर्स और योर शेयर होल्डर्स और योर स्टॉक होल्डर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट द कंपनी इज डूइंग। प्रॉफिटेबल है या नहीं है? काम अच्छा करेगी तभी
प्रॉफिटेबल होगी, अगर काम अच्छा नहीं करी तो क्यों नहीं करी. सो अगेन देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग. नेक्स्ट अप सप्लायर्स. सप्लायर्स सप्लाई यू विद रॉ मटेरियल. आज आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, सप्लायर्स का बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो किसको सप्लाई करेंगे? अगेन देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड in how a company is progressing and what profits are they making and what generally is it doing. Customers क्यों कंपनी में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि कंपनी उनको प्रोडक्ट्स देती है, स्पेशली वो कस्टमर्स जो बहुत लॉयल होते हैं, जो एक ही कंपनी की चीज़ खरीदते हैं और उसी को बार बार खरीदते रहते हैं. अब जब ऐसे कस्टमर्स के लिए कंपनी बंद हो जाए तो प्रोडक्ट आनी बंद हो जाएगी, तो फिर वो क्या खरीदेंगे? परेशानी ही ज़्यादा होगी, राइट? सो अगेन कस्टमर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ अ कंपनी इज गोइंग ऑन एंड प्रोग्रेसिंग. देन कम्स लोकल कम्युनिटीज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोकल कम्युनिटीज क्यों इंटरेस्टेड हैं बिजनेस से. बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर. ये हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी. ओनर बिजनेस का इधर है और बिजनेस इधर है. बोथ ऑफ देम आर टू सेपरेट एंटिटीज. कल को ओनर खत्म हो जाएगा, द बिजनेस विल बी राइट देयर एंड विल बी ग्रोइंग. बिजनेस has a perpetual existence, वो ख़त्म नहीं हो सकता. अच्छा, owner would have this limited amount of money, right? जितना भी पैसा होगा वो एक limited amount owner के पास होगा. But just imagine कि organization के पास कितना पैसा होता है, right? If the owner is going to have 500,000, the organization is going to have 500 million. अब ये owner charity देता है तो कितनी charities को दे सकता है अपने वो 500,000 rupees? But your organization which is earning 500 million, can you imagine what it can do for its community? चाहे वो schools बनाए, चाहे वो मॉस्क्स बनाए, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन के लिए काम करे, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम करे, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी काम करे. Can you imagine the impact of that organization which is earning 500 million, let's say, every month? What would be the impact of that organization on the local community? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 10 स्कूल एक शहर में बना लेती तो कितने लोग उससे पढ़ेंगे? या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन साफ पानी के 20 जगह शहर में कूलर्स लगा देती है, ना शहर व्हेन आई से शहर, इट्स अ स्मॉल सिटी एंड नॉट बिग सिटी लाइक कराची और लाहौर, तो वो कितना फ़ायदा उठाएंगे? सो दैट इज़ व्हाट वी मीन कि जी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल कम्युनिटीज़ की तरफ, एंड ये लोकल कम्युनिटीज़ देन बिकम द स्टेक होल्डर्स फॉर द कंपनी. आज अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ द इमिशंस, जो स्मोक इमिशंस वो कर रही है पोल्यूशन के बारे में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपकी लोकल कम्युनिटीज़ पर? या फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारा का सारा जो उसका वेस्ट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो पानी में डाल रही है. वो पानी जाता 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 किसी गाँव से गुजरता है जहाँ पर लोग उसमें नहाते हैं या पानी पीते हैं, तो वो लोग तो बीमार हो सकते हैं. then that community is directly affected or impacted by the decisions or the actions or the behaviors of this particular organization, and thus they become stakeholders for that particular company. Now you need to ensure here is that your stakeholders can be internal as well as external to the company. For example, your employees are internal to the company, while your investors, suppliers, customers and local communities, they're all external to the company. इस point in time पर एक चीज़ आपके लिए clarify करना बहुत ज़रूरी है. You need to differentiate between a stockholder and a stakeholder. Okay, who's a stockholder? A stockholder is a person who owns shares of the company, जो के shares खरीदता है और owner होता है company का. A stakeholder is an individual जिसको company में interest होता है. Agreed? Now, all your stockholders will be your stakeholders. जितने बंदे आपके स्टॉक होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जो कि कंपनी के ओनर्स हैं, वो सारे के सारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे. क्यों? क्योंकि उनको कंपनी की वर्किंग में इंटरेस्ट है, कंपनी के सक्सेस में या कंपनी के प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है. ऑन द अदर हैंड, ऑल योर स्टेक होल्डर्स विल नॉट बी योर स्टॉक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ योर स्टेक होल्डर्स इज सप्लायर्स. ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सप्लायर्स ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हों और वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हों. सिमिलरली कस्टमर्स आर योर स्टेक होल्डर्स एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स जो है उन्होंने आपके शेयर्स खरीदे हों और वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हों. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है. ऑल योर शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर्स विल बी योर स्टेक होल्डर्स.
but all your stakeholders will not be your stockholders or your shareholders. Now, this particular figure that I am showing you right now is not really applicable in Pakistan, but what I wanted for you to learn from this particular figure is it will just give you the progression कि किस तरीके से corporate social responsibility या social consciousness over the last, let's say, 50 years या more than 50 years वो कैसे evolve हुई है. Now, right at the back, when we go back in history, people used to think that charity work, giving to the needy, is the work of an individual. Individual yahan aa gaya. And what is the work, or what is the objective, or what is the responsibility of an organization? The responsibility of an organization was profit earning only. Full stop. Company ka kaam profit earn karna hai. और कुछ नहीं. कंपनी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके प्रॉफिट्स कम होंगे. कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगी जिससे कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं. अगर किसी को गरीब को देना है या लोगों को खाना खिलाना है या ऑर्फन्स को देना है तो वो इंडिविजुअल का काम है और वो चैरिटी के ब्रैकेट में आता है. दैट इज़ हाउ companies or entrepreneurs or businessmen used to think, let's say, before 1930s. However, in 1930s and 1940s, these three different individuals, Rockefeller, Morgan and Cornelius, what they said was कि organizations के पास बहुत power होती है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है और ऑर्गेनाइजेशंस एक कर सकती हैं कि इस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें. सो दे सेड कि कोई ना कोई लॉज रेगुलेशंस होनी चाहिए जो कि इस पावर को हार्बर कर सकें या इस पावर को कंटेन कर सकें. जस्ट इमेजिन एक इंडिविजुअल तो एक इंडिविजुअल को कितना कुछ कर सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मल्टीपल्स और हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसेस. दे कैन एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दे कैन अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट्स. तो खुद इमेजिन कीजिए कि कितना डिफरेंस हो गया इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में. एंड देन अगेन कितनी पावर है ऑर्गेनाइजेशन के पास. सो इस पावर को आपको कहीं ना कहीं हार्नेस करना होगा, रोकना होगा, कंटेन करना होगा. 1960s, 1970s में क्या हुआ कि there was more social activism. People started questioning कि organizations क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. Even with reference to Vietnam War, जो कि US जिसमें majorly involved था, people said कि Vietnam War इसलिए हो रही है so that it can benefit certain organizations जो कि arms produce कर रही हैं, certain organizations जो कि ऐसी goods produce कर रही हैं जो कि वॉर में, वियतनाम वॉर में यूज हो सके. सो 1960s and 1970s was all about the fact कि जी people were talking कि organizations को या ऐसी situations create की जा रही हैं so that certain organization benefits. और फिर again organizations are only thinking about their profits and they're not thinking about anything else. Then we went further in 1980s and 1990s में हम laissez faire की बात करें जहाँ पर government involvement हमने minimum कर ली. Organizations को demand supply की basis पर हमने कहा कि जी they'll regulate themselves. Government regulations नहीं है, government regulate नहीं करेगी. Companies, organizations, businesses will regulate themselves through the forces of demand supply. इन्हीं सालों में a lot of corporate scandals came into being. बहुत दफ़ा money laundering के cases आए, पैसा इधर से उधर गायब हुआ, investors खराब हुए, बहुत ज़्यादा आपके scandals organizations में, corporations में बहुत सारे scandals हुए. And then 2000 onwards we talked of more government control जहाँ पर government जो था with respect to ऐसे government ने ऐसे laws and regulations बनाए जो कि which encouraged or which forced companies to be socially responsible. And for example अगर हम cigarette smoking की बात करते हैं तो government जब कहते हैं कि जी to write कि जी cigarette is injurious to health, that's increased government control. या अब गवर्नमेंट ये कहते हैं कि you should have that picture on the cigarette packs showing what a cigarette can do. That's again increased government control जहाँ पर government force कर रही organizations को to be more socially responsible. And then again tighter standards, more regulations, more standards to ensure that whatever companies are producing is for the betterment of the environment and for the betterment of the society. That's the only purpose that I showed you this particular slide, so that you know or you sort of have an
आइडिया कि बिजनेसेस किस तरीके से इवॉल्व हुए फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पर लोग कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और चैरिटी देना नहीं है, टू अ पॉइंट जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत पावर और बहुत अथॉरिटी है और ऑर्गेनाइजेशंस को इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी एनवायरनमेंट की और अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों एक्सट्रीम्स के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारी सिचुएशंस अराइज हुई, बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हुए जो कि विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आज ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं और आज ऑर्गेनाइजेशंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देती हैं। नाउ जनरली any company needs to be socially responsible towards a number of things. First up, towards its environment. Second, towards its customers. Third, towards its employees. Fourth, towards its investors, right? So these are four different categories जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन चार चीज़ों की तरफ सोशली रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। सो अब इन जो चार चीज़ें क्या हैं, इनको हम इन डिटेल लेटर ऑन या आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अप इज एनवायरनमेंट। सो एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट। क्यों? जब मैंने एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात की, अगर वो एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करती है तो एक टाइम आएगा जहाँ पर सारे दरख्त कट जाएंगे, राइट? जब दरख्त कट जाएंगे तो जस्ट इमेजिन कि हमारी एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा। देयर विल बी मोर इरोजन, अर्थ की ज़्यादा, मिट्टी ख़राब ज़्यादा होगी एंड जनरली एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट हर्ट बाय दैट। सो बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट मीन्स कि आप जितना एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उतना ही आप एनवायरनमेंट को वापस दें। और जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले पोल्यूशन की बात करते हैं। अ लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर पोल्यूटिंग देयर एनवायरनमेंट। नाउ पोल्यूशन कैन बी ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड्स: एयर, वाटर एंड लैंड। नाउ फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, कितनी दफ़ा आप ये जो भट्टे होते हैं, वो जो ईंटें बना रहे होते हैं, आप गुजरे, ब्लैक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दोज चिमनीज दैट दे हैव। कभी इन ओनर्स ने सोचा कि उस स्मोक से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, या उस जो एयर पोल्यूशन हो रही है उससे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो ईंट के भट्टे के इर्द गिर्द रहती हैं उन पर उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं? नोबडी वुड हैव थॉट अबाउट इट। सिमिलरली जो आपकी मेरी गाड़ी से धुआं निकलता है, दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हमने सोचा कि वो जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है उसका क्या नुकसान है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी और आपकी हेल्थ पर कैसे असरअंदाज होती है? हमने कभी नहीं सोचा। सिमिलरली हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, जो हमारा जो वेस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का, हम उसको नदी में, नालों में, नहरों में डाल देते हैं। व्हाट हैपन्स? बहुत दफ़ा, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इन दिस केसेस, कि आप प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी प्लास्टिक को पानी में डालती हैं, पानी में जाकर कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पर पानी रुकना शुरू हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब रुकता है पानी तो वो गंदा होना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट वाटर पोल्यूशन इज। सिमिलरली अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दीज स्मॉल क्लिनिक्स दैट वी हैव, जो छोटे हॉस्पिटल्स या छोटे क्लिनिक्स हों गाँव में या छोटे लोकेलिटीज़ में, व्हाट दे डू इज कि अपने वेस्ट मटीरियल्स को या इंजेक्शन हुए या पुरानी दवाएं उनको पानी में डाल देते हैं। डू यू नो कि उस पानी को आगे जाकर उसकी क्या यूटिलाइजेशन है? अ लॉट ऑफ टाइम द फार्म एनिमल्स ड्रिंक दैट वाटर। जब वो फार्म एनिमल्स वो पानी पीते हैं तो अगेन दे द वंस जिनके थ्रू में मिल्क मिलता है, तो ऑटोमेटिकली जब वो पानी अंदर लेंगे वो उनके मिल्क में भी आएगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी एट स्टेक है। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे वो पानी पीते हैं, अगेन वो जितना जो मटीरियल है वो उनके अंदर चला जाता है। So that is what water pollution is. And finally you have land pollution. Land pollution is kitna, just go to the nearest possible park, a very small example, and you will see the number of polythene bags there. या जहाँ पर आपकी सिटी का गार्बेज डंप होता है, if you can go there, just see कि वहाँ पर कितना प्लास्टिक है। हम क्या कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो। और जब अगेन आप लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दो एस्पेक्ट्स। वन, कि आप
एग्जिस्टिंग जो लैंड है जो कि ख़राब हो गया है, जो रीयूज़ नहीं हो सकता, या जो कि जिसको कंटामिनेट हो गया, आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप उसकी सफाई कैसे कर सकते हैं। एंड सेकेंड, आप ये इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में ये लैंड जो आपका है ये इस तरीके से ख़राब ना हो। सो अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक ऐसी कंपनी जो कि इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट पर सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो ये एयर पोल्यूशन का ख्याल रखेगी, वो वाटर पोल्यूशन का ख्याल रखेगी, वो लैंड पोल्यूशन का ख्याल रखेगी। लॉट ऑफ टाइम्स जब हम नॉइज़ की बात करते हैं, अगेन नॉइज़ इज़ अ टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट यू हैव। व्हाई डू यू थिंक जो एयरपोर्ट्स होते हैं they're मेड आउटसाइड सिटीज़? Just because you're being more socially responsible towards your environment. अगर center of the city में बनेगा तो क्या होगा? Every time an airplane is going to come and go, कितनी आवाज़ आएगी? If there's a patient lying there, somebody wants to sleep, or somebody is not well, can you imagine the mental distress that that person will have because of that particular noise? So a company is responsible, or a company has to ensure that all these things are taken care of. A company has to ensure that. So the point that we're trying to make is that for any organization that we have, they need to be very aware of their environment. They need to be socially responsible towards the environment, be it air pollution, be it water pollution, be it land pollution. They need to ensure कि जैसी environment उनको मिल रही है वो अपनी आगे generations को वैसी environment या उससे बेहतर environment provide करें, उसको further deteriorate ना करें। Now, जब हम environmental pollution की बात करते हैं तो हम toxic waste की भी बात करते हैं। There are a lot of factories जो कि chemical producing factories हैं, and again they do the same thing कि जो अपने waste materials होते हैं वो पानी में बहा देते हैं। वो पानी आगे जाकर it's used for agriculture। जब उस पानी से आपकी wheat या rice या sugar cane बनेगी तो automatically उसका effect आपके उन agricultural products में आएगा। Sometimes that water is used by farm animals which are producing milk for us, वो उसका भी effect हम पर आएगा। Sometimes the same water is used by children who take a bath in that water, again skin diseases बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। Similarly, a lot of these people drink this water, and again it leads to a number of diseases just because your organizations are being less responsible, they're not being socially responsible, and what they're doing is they're mixing their waste or their chemical waste with the water जो कि उनके organizations के आसपास से गुजर रहा होता है। एंड फाइनली जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, वी से दैट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस शुड मूव टुवर्ड्स रिसाइकलिंग। सो इफ़ यू अगर आप कोई वाटर कैन या कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का कैन, कोक का कैन देखते हैं, यू सी दैट एरो दैट गोज अराउंड इन अ सर्कल, that is a that means that can be recycled, which is basically what it means is कि आप उस can को use करके आप रख देते हो, and that can be used again to make a can or something else. Now, do we do that in Pakistan? Not really, but in these developed countries they have, even घरों में उनके different आपके garbage cans होते हैं जहाँ पर आप एक जगह paper products डालते हो, एक जगह metal की चीज़ें डालते हो, and then accordingly that is recycled. So जब हम socially responsible companies की बात करते हैं and socially responsible organizations की बात करते हैं, it's not about कि जी वो air pollution, land pollution और water pollution कितना कम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या toxic waste को कैसे dispose of कर रही हैं. It's all about recycling as well, कि आप existing material को कैसे use करते हैं. Next up is consumer rights. That's basically you being socially responsible towards your customers. Now जब आप customers की बात करते हैं, customers की certain rights होती हैं, और वो rights क्या होती हैं? वो rights ये सारी होती हैं. Every customer that you see, चाहे वो toothpaste खरीद रहा हो या एक BMW खरीद रहा हो, चाहे वो कोई चीज़ बड़ी या छोटी खरीद रहा हो, he or she has certain rights. Now the first right that a consumer have is to safe products. कोई भी चीज़ जो customer खरीदे, it should be safe, सही हो, safe हो, reusable हो. Second thing is that it is the right of the customer to be informed about the product. So जब आप उसमें ingredients लिखते हो या उसकी manufacturing date लिखते हो या उसकी expiry date लिखते हो, what is that? You're informing the customer कि जिसमें ये चीज़ें हैं, इस तारीख पर बना है और इस डेट तक expire हो जाएगा. The third right that the customer has is to be heard. And when you say those toll-free numbers या websites या email addresses जहाँ पर customer अपने बता सकता है कि ये product अच्छी थी, ये product अच्छी नहीं थी, इसमें ये मसला था, इसको मैंने ऐसे यूज़ किया तो ये ऐसे हो गई,
That is the right of the customer, or to be heard. The customer has a right to be heard. Finally, the customer has to choose what to buy. आप कस्टमर पर इन्फोर्स नहीं कर सकते ये चीज़ है इसी को खरीदो. The customer has choices, various products, various goods and services which can fulfill his or her needs, and the customer has the right to choose. And finally, the customer has the right to be educated in terms of कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज़ करें, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, इसको इधर रखेंगे तो ऐसे होगा, इधर नहीं रखेंगे तो ऐसे नहीं होगा. So a customer has all these rights, and the company, when we're talking कि company एक customer की तरफ कैसे social responsible हो सकती है, company एक customer की तरफ ऐसे socially responsible हो सकती है by first being aware कि कस्टमर की ये 5 राइट्स हैं, एंड देन 2 इंश्योरिंग कि कस्टमर की ये 5 राइट्स जो हैं ये उसको मिले, और कंपनीज ये माने कि कस्टमर की राइट्स हैं, और हम इन राइट्स को ट्रैम्पल नहीं करेंगे, या इन राइट्स को हम ख़राब नहीं करेंगे, या हम बल्कि इन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और इन राइट्स के लिए हम काम करेंगे. फाइनल राइट्स जो कि इन सब चीज़ों से ऊपर होती है वो courteous सर्विस होती है. सो व्हेन यू गो टू मैकडॉनल्ड्स, और व्हेन यू गो टू एनी शॉप इन योर नेबरहुड एंड द सेल्समैन इज नॉट courteous to you, that means he's against your basic right. वो गलत काम कर रहा है. सो ये जो 6 राइट्स हैं जो कि अभी हमने की, दे ऑल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव of a customer, and the organization needs to realize that a customer has these rights, and the organizations need to ensure that these rights are fulfilled and these rights are taken care of by the organization. Next is जब हम कस्टमर की राइट्स की बात करते हैं, then the customer की राइट होती है कि उसको सही प्राइस पर और सही क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, और अनफेयर प्राइसिंग इज़ एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस बाय अ कंपनी. सो जब हम कहते हैं कि कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने कस्टमर्स की तरफ, इसका बेसिकली मतलब ये है कि कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए अनफेयर प्राइसिंग नहीं करेगी ना. जब हम अनफेयर प्राइसिंग की बात करते हैं तो हम इन 2 टर्म्स की बात करते हैं. फर्स्ट अप इज कोल्यूशन. कोल्यूशन इज व्हेन 2 डिफरेंट कंपनीज कोलैबोरेट ऑन प्राइस फिक्सिंग. कंपनी ए एंड कंपनी बी, बोथ ऑफ देम will say and they will have a deal कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इस लेवल पर रखेंगे. जब वो दोनों कंपनी से कोलैबोरेट कर लेते हैं और एक प्रोडक्ट की प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स हो जाती है, then the customer has no choice but to buy that product at that particular price, because every company which is producing that particular product has priced their product on a higher side. So customer क्या करेगा? जब सभी कंपनीज हायर साइड पर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है तो कस्टमर बेचारे को तो खरीदनी पड़ेगी. The second thing that comes under unfair pricing is gouging, which is basically price above the market price when no other retailer is available. ये तो बहुत हमारे कंट्री में होती है. A lot of time आप जब चीज़ को चीज़ खरीदने जाएं, there's just one shop open, बाकी सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो आपकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. या स्पेशली ड्यूरिंग ईद एंड ड्यूरिंग छोटी ईद या बड़ी ईद के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर रिटेलर्स जो हैं एकदम से प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं. स्पेशली अगर आप बहुत दफ़ा आप अगर लेट नाइट कहीं जा रहे हो, या लेट, इससे बेहतर एग्जांपल है कि इफ़ यू गोइंग ऑन मोटरवे पर कभी जाइए, और जो PSO के जो रेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर जाइए, एंड जस्ट आस्क फॉर अ बॉटल ऑफ कोक, और जस्ट बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स, और फॉर दैट मैटर जस्ट बाय अ CD. Then you will know what this means, whereby the retailers are just charging a higher price for that particular music CD because no other shop is there which is going to sell CDs. That is what this is, and that is again being irresponsible. उस इंडिविजुअल को वो CD उसी प्राइस से बेचनी चाहिए जो इस्लामाबाद में बिकती है, लेकिन वो ये काम नहीं करता. वो ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मेरे आप ही जैसे कस्टमर्स के लिए कोई और चॉइस ही नहीं है. हम उसी रिटेलर के पास जाएंगे एक CD खरीदने के लिए, ना उसके का कंपटीशन है, ना कोई और वहाँ पर रिटेलर है, ना मेरे लिए कोई और चॉइस है.
सो दिस बेसिकली मीन्स कि जब आपकी प्राइस मार्केट प्राइस से इसलिए ऊपर होती है क्योंकि देयर इज नो अदर retailer available, and that is again what unfair pricing is, which is against the concept of being socially responsible. And then comes advertising ethics. Now what is advertising ethics? Advertising ethics are with reference to advertising, जो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देते हैं, you need to be ethical in that information and you need to be socially responsible in that information. Now you just might get a little confused कि ethics की तो हमने बात कर ली, so अब हम ethics की भी बात करें. A lot of time ethics and social responsibility will go hand in hand. What is ethically right will also be what is socially responsible behavior. So social responsibility and ethics would go together, right? That's where we're talking advertising ethics, which is again an acceptable social behavior for organizations. First thing, food product labeling. Companies जो अपनी खाने की चीज़ों को लेबल करती हैं उनको सही लेबलिंग करनी चाहिए. For example, just an example, डाइट कोक. कभी मैंने और आपने ये जाना कि क्या डाइट कोक में क्या कितनी कैलोरीज हैं? हम और आप इसलिए डाइट कोक पीते हैं या मैं इसलिए डाइट कोक पीती हूँ बिकॉज आई नीड टू लूज वेट. अगर वो लेबलिंग सही नहीं है एंड दैट डाइट कोक हैज अ सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज एज द रेगुलर कोक, देन दैट इज व्हाट an irresponsible behavior with respect to organization is, or that is what is unethical. चाहे एक organization मुझसे गलत बयानी कर रही है and the organization is not being socially responsible. Similarly, the second thing which relates to advertising ethics is misleading product claims, which is basically कि जो प्रोडक्ट या जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ क्लेम करे वो वैसी ही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टायर्स एंड आई से दैट माई टायर हैज़ बीन टेस्टेड अंडर ऑल कंडीशंस. ओके, ठीक हो गया. अब अंडर ऑल कंडीशंस क्या होती हैं? दैट मीन्स कि मैंने उसको एक्सट्रीम सन में टेस्ट किया, दैट मीन्स कि मैंने उसको एक्सट्रीम रेन में टेस्ट किया, दैट मीन्स कि मैंने उसको एक्सट्रीम स्नोफॉल में टेस्ट किया. बट मैं तो अगर मैंने ये सारे काम किए दैट और फिर मैं ये कहती हूँ कि जी आई हैव टेस्टेड माई टायर्स अंडर ऑल कंडीशंस, देन दैट इज़ द राइट क्लेम. और मेरा कस्टमर मेरा टायर, मेरी कंपनी का टायर इसलिए ख़रीदेगा क्योंकि दैट हैज़ बीन टेस्टेड प्रॉपरली. लेकिन मेरे कस्टमर को तो ये तो नहीं पता कि पाकिस्तान में तो बर्फ़ कहाँ पड़ेगी. जहाँ मेरी कंपनी जैसे सिंध में है वहाँ कहाँ बर्फ़ मैं टेस्ट करूँगी. नाउ व्हेन कंपनीज से समथिंग एल्स एंड जो प्रैक्टिस है उनकी वो अलग होती है, दैट इज़ व्हाट मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम्स आर. मैंने इसलिए टायर ख़रीदा क्योंकि दैट हैज बीन टेस्टेड अंडर ऑल कंडीशंस, एक्सट्रीम हीट में वो टेस्ट हुआ. लेकिन अगर कंपनी ने ये ज़रूर लिखा कि टेस्टेड अंडर ऑल कंडीशंस लेकिन उसको एक्सट्रीम हीट में या एक्सट्रीम स्नो में टेस्ट नहीं किया, देन दैट मीन्स दैट इज़ अ मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम बाय द कंपनी, रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर द कंपनी. Then you have deceptive advertising as well. कुछ कह रहे होते हो, मिल कुछ और रहा होता है. एडवर्टाइज कुछ और कर रहे होते हो, चीज़ कोई और मिल रही होती है. That is again something which is not acceptable. Finally, you have morally objectionable advertising. For example, cigarettes. A lot of people feel that when you're advertising for cigarettes, that's morally objectionable, and that is the reason, because of this particular reason, that we in Pakistan do not have cigarette advertisements, because it's not right. It's against the advertising ethics. Alcohol. If you start advertising alcohol today, that is again going to be morally objectionable. हम ऐसी कोई चीज़ advertise नहीं करते जो कि सही नहीं हो या ethically गलत हो या morally गलत हो. So if a company is doing any one of these things, it's going to be those actions will be termed as not being socially responsible. Now with respect to customers, right, we've done the customer part. Till now we've done two. We've discussed social responsibility with respect to environment. We've done social responsibility with respect to customers. Now we're going to do social responsibility with respect to employees. Now whenever we're talking employees, there are certain things के organizations को करना चाहिए. First up is job skills. जो individual की skills हैं उसके लिहाज से ही उसको job देनी चाहिए. So if I'm an MBA and I'm given a job of an engineer, would I be able to do it? No, I will not be.
So it becomes a responsibility of the company to use my skills in a manner in which they're supposed to be used. मुझे ऐसा काम दिया जाए जिसको मैं use करूँ. Similarly, if I'm an MBA and I'm asked to open and close a door for my boss, that is again not respecting what I've learned or not respecting my degree. That is again what when I say कि जी job skills के मुताबिक individual को job मिलनी चाहिए, that is what I mean. Then you need to treat your employees with respect and with compassion. Every individual, irrespective of their age, irrespective of their religions, irrespective of their genders, आप ये नहीं करते कि जी ये खातून हैं तो इनसे मैं बात नहीं करूँगा और ये मर्द हैं तो मैं इनसे बात करूँगा, या ये मुस्लिम हैं तो मैं इनसे बात करूँगा और ये क्रिश्चियन हैं तो मैं इनसे बात नहीं करूँगा. You need to treat everybody regardless of their age, regardless of their genders, regardless of their religion. You need to treat them with respect and with compassion. Then again, when we're talking respect and compassion, you need to have a non-discriminatory approach towards your employee. आप ये नहीं करेंगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, if I'm a female boss, then मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फीमेल्स ही हायर होंगे और मेल्स हायर नहीं होंगे. You should have आप discrimination नहीं कर सकते between genders, between individuals. Similarly, you should be equal opportunity employer. ये नहीं होगा कि जी इसको मैं इसलिए नहीं I'm not going to hire this person because this person is a woman. ठीक है, if this person is a woman but she's properly educated and she has the right kind of experience, she can be hired. So you become equal opportunity employees. Both the genders will have equal opportunity to contest or to get a particular post. जो उन दोनों में से बेहतर होगा in terms of knowledge and experience and abilities, उसको लिया जाएगा. इसलिए किसी को नहीं लिया जाएगा कि वो एक बंदे को इससे आप नहीं छोड़ोगे कि she's a woman और एक बंदे को आप इसलिए हायर नहीं करोगे because he's a man. Then again, you need to provide to your employees a physically and socially safe workplace. जो भी आप उनको फिजिकल लोकेशन दो ऑफिस की, वो एक सेफ लोकेशन हो. ये ना हो कि कुर्सी टूट रही हो, दीवार पर क्रैक हो, पंखा हिल रहा हो और गिरने वाला हो. Similarly, you need to give them a socially safe workplace as well, जहाँ पर any individual, irrespective of the gender, feels safe while working. वहाँ पर ऐसे कोई बातें नहीं होती हैं या ऐसे कोई gestures नहीं होते हैं, ऐसे कोई actions नहीं होते हैं जहाँ पर females might feel insecure or male members or male employees might feel insecure. So you need to ensure that everybody is treated equally. Everybody, your organization is a equal opportunity employer and आपकी physically and socially safe workplace हो. And then again, जब आप बात कर रहे होते हैं social responsibility towards employees, एक concept है whistleblowers का भी, जो कि एक बहुत important concept, especially today. Now, what is whistleblowing, or who is a whistleblower? A whistleblower is basically an employee who detects and tries to put an end to companies' unethical, illegal and socially irresponsible actions by publicizing them. मतलब एक whistleblower एक वो individual होता है जो कि organization के अंदर काम कर रहा होता है, and he is or she is aware of what the organization is generally doing. वो ऑर्गेनाइजेशन की रॉन्ग डूइंग्स को या ऑर्गेनाइजेशंस के अनएथिकल बिहेवियर को या ऑर्गेनाइजेशन के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को देखता है और फिर आउटसाइड जाकर उसको रिपोर्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज को रिपोर्ट करे, चाहे वो मीडिया को रिपोर्ट करे, चाहे वो किसी और को रिपोर्ट करे. दैट इज अ पर्सन हु इज अ विसल ब्लोअर. नाउ यू माइट से कि एक विसल ब्लोअर तो वो बंदा जो शिकायत करता है, और शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज दीज इंडिविजुअल्स जो कि हेल्प आउट करते हैं किसी भी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए. बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में इन्वॉल्व है, या एक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल काम कर रही है, या एक ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल बिहेवियर कर रही है, तो कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या सोसाइटीज़ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड देन दिस विसल ब्लोअर पर्सन रियली बिकम्स गॉड सेंट. दिस विसल ब्लोअर पर्सन रियली बिकम्स अ पर्सन जो कि चीज़ों को, सोसाइटी को ठीक कर रहा होता है. बिकॉज वट ही हैज़ और शी हैज़ डन इज she has identified things which are not right and then reported them to the concerned people.
But from the organizational perspective, अगर कोई organization ऐसे illegal activities में involve होती है, then what happens is that they do not treat their whistleblowers nicely. उनको from firing them to penalizing them to verbally saying a lot of things, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि whistleblowers सिर्फ कंपनी के बारे में या कंपनी की illegal activities के बारे में outside organizations को ही बताएं. A lot of time what happens is that whistleblowers organizations के employees होते हैं जो कि अंदर रहते हैं, and they're interacting with other people and talking to other people and individuals हर department में, and then they're talking and they're getting their feedback and getting their inputs कि फलाना क्या कह रहा है और उसने क्या कहा और कैसा feel करता है, and then what they're doing is वो लोगों के बारे में information अपने employers को देते हैं. Even those people will be called whistleblowers. अब चाहे वो इंटरनली इंफॉर्मेशन दे या एक्सटर्नली इंफॉर्मेशन दे, ये इंफॉर्मेशन का बहुत दफ़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को या सोसाइटी को इन जनरल फ़ायदा होता है. और समटाइम्स इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल, और जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव इम्पैक्ट का कई दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होता है या आपके एनवायरनमेंट को या आपकी सोसाइटी को नुकसान हो जाता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, आप विसल ब्लोअर्स के बारे में यू नीड टू बी वेरी क्लियर बिकॉज विसल ब्लोअर्स आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and their reality, and आप ये देख रहे होते हो कि आप इनके साथ कैसे डील करोगे और सही से डील करना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्गर रन अगर ये किसी इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट कर रहे हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को तो वो सही कर रहे हैं बिकॉज वो आपकी सोसाइटी के लिए सही है. Then you have responsibility towards investors. Now when we're talking what are the responsibilities of a company towards its investors is, या जब हम कहते हैं कि कंपनी का कैसा बिहेवियर या कंपनी जब क्या मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसा होगा टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट अप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही होनी चाहिए. अगर कोई कंपनी इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द कंपनी, और दैट विल बी कॉल्ड as not being socially responsible towards investors. Investors are basically owners of the company. They're the ones who have bought shares and stocks of the company, and they're the ones who literally own the company. They have every right to know what the financial condition of the company is. They have every right to know कि company की financial management कैसी है, अच्छी है या गलत है या सही है. And when you do not pass these investors the right information, the correct information, then what you're doing is ethically wrong, and what you're doing is socially unacceptable, or it is not the right kind of social behavior. So you need to provide them the right kind of information, the correct information, and more importantly the timely information to all your investors about the financial condition of your company. Next thing is something called as check kiting. Check kiting is that you write a check on an account in which you have not received your money. For example, कि जी मेरी कंपनी का अकाउंट है और मुझे कहीं से पैसे आने 500,000 let's say. Now ठीक है, वो तो मुझे 3 दिन बाद आने. उन 3 दिन ख़त्म होने से पहले ही मैं अपने सप्लायर को उसी अकाउंट का चेक दे देती हूँ जिसमें मेरा पैसा 3 दिन के बाद आना है. That is called as check kiting. एंड इन केस वो सप्लायर उन 3 दिन से पहले या उन 3 दिन के दौरान उस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर देगा तो वो चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं है. पाकिस्तान में इन केस ऑफ बाउंसिंग ऑफ अ चेक देयर इज लिटरली यू कैन टेक द पर्सन टू कोर्ट. इसमें आप लीगल एक्शन ले सकते हैं ऑन अ चेक जो कि बाउंस हो चुका है. एंड इन कंडीशंस में जहाँ पर कंपनी नोइंगली उन अकाउंट्स के लिए चेक लिख देती हैं जिसमें पैसा बाद में आना होता है, दैट इज कॉल्ड एज चेक काइटिंग, एंड दैट इज एन इलीगल प्रैक्टिस, एंड दैट इज नॉट बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर इन्वेस्टर्स. देन यू हैव इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग जनरली बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज के इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, अंदर का बंदा बाहर के लोगों को इंफॉर्मेशन देता है. And as a result of that internal information, those people who are outside the company can buy or sell their shares. For example,
मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी इन्वेस्टर्स को तो नहीं पता होता या शेयर होल्डर्स को तो नहीं पता होता, सब शेयर होल्डर्स को नहीं पता होता। अब इनसाइडर ट्रेडिंग ये होगी कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरी ये इन्फॉर्मेशन, किसी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म है और ये कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, वो जाकर बाहर के लोगों को बता दी ना। जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर देंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा या वो एट अ प्रॉफिट अपने शेयर सेल करेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वो तो अपने शेयर्स को होल्ड करेंगे। दैट मीन्स दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट पर्सन गेव टू द आउटसाइड, सम पीपल बेनिफिटेड एंड अदर्स डिड नॉट। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, दैट मीन्स दैट यू आर बीइंग अनफेयर, बिकॉज फेयरनेस मीन्स दैट इक्वालिटी में आप ट्रीट करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन सबको दे दीजिए। Everybody who has a share, if everybody has that information, then that's okay. But when you give that information to a privileged class of people so that they can benefit from it, that is what we call as insiders trading, and which is something which is totally wrong. And then you have financial misrepresentation, especially जब हम financial statements की बात करते हैं, cash flows की बात करते हैं, income statement की बात करते हैं या balance sheet की बात करते हैं। इसमें बहुत दफ़ा ऐसे assets जो आपके पास नहीं है आप उनको show कर दें, या ऐसी income जो आपने receive नहीं की है आप उसको या आपने receive नहीं करनी आप उसको show कर दें। That is financial misrepresentation. You're showing assets which you'll never have. You're showing things which you'll never get. As a result of which आप एक डिफरेंट काइंड की पिक्चर जो है वो आप अपने कस्टमर्स को या बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। एंड देन जब आप एक गलत इन्फॉर्मेशन या गलत फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन अपने इन्वेस्टर्स को देंगे तो वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस जो है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। एंड जब आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो गलत डिसीजंस होंगे एंड इन द एंड आपके इन्वेस्टर्स जो है वो सफ़र करेंगे। नाउ next thing that we're going to do in this chapter is that we're going to talk about that social responsibility की various approaches होती हैं या stances होते हैं या social responsibility के various levels होते हैं। Each company is at a various level or is at a various approach of social responsibility. सबका एक level नहीं होता है। Now the first level of social responsibility, which is the minimal level, is obstructionist. Do you know what obstruct means? Obstruct means किसी चीज़ को रोकना। For example, if you're walking and there's a big stone in your way, that stone is obstructing your way, right? That is where the word has come from, obstructionist. Now, organizations or businesses who have this approach or who use this approach or who believe in this approach do as little as possible towards social responsibility. वो minimum काम करेंगे social responsibility की तरफ। वो हर ऐसा काम करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो कि वो कर सकते हैं, और अगर वो गलत काम कर रहे होंगे फॉर प्रॉफिट मेकिंग देन दे विल डिनाई इट और दे विल ट्राई टू कवर इट। या तो मना कर देंगे कि हमने नहीं किया या उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। एंड दे पे लिटिल रिगार्ड्स टू एथिक्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट आना है, किसी को ब्राइब देनी है, किसी को पैसा देना है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्राइबरी अनएथिकल है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, हमने तो प्रॉफिट कमाना है, इट डजंट मैटर, हम तो ब्राइब देंगे। सच काइंड ऑफ कंपनीज आर obstructionist who do as little as possible for social responsibility. They have no regards for ethical standards, they have no regards for morality, they have no regards for what is right and what is wrong. And if somebody asks them कि जी आपने ब्राइब लेकर कॉन्ट्रैक्ट ले, they're going to say नहीं, हमने तो ब्राइब लेकर नहीं दिया, हमने तो बड़ी मेहनत की और हमने तो बहुत काम किया and हमने ये किया और हमने वो किया। So these are the type of companies who are called as obstructionist. Now the next level, or a little better than obstructionist, are defensive. Now defensive are those people or those organizations which are being socially responsible just because they are legally required to do that, right? So let's आपने कभी अगर सिगरेट्स का पैक देखा है, then what we will see there is, again मैं बार बार सिगरेट स्मोकिंग या सिगरेट्स की एग्जांपल देती हूँ, तो बार बार उसमें आपको लिखा होता है cigarette smoking is injurious to health. Do you think these companies who manufacture cigarettes have written that line on their own? No, they have not. They are legally required to write that line.
राइट. नाउ दैट इज बीइंग डिफेंसिव. हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें करना पड़ता है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सर पर डंडा है, हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. सो दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस. The next ones, or the next level of social responsibility or approaches towards social responsibility is accommodative. Accommodatives are that they're going to meet the minimum standards, they're going to meet standards, and in certain cases जहाँ पर उनको फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पर उनकी publicity हो रही है, वहाँ पर they will go further, उसमें और ज़्यादा काम करेंगे या और ज़्यादा कर सकते हैं. They're open to ideas. So accommodative are those people who will meet standards of ethics, or who will meet the standards for being socially responsible, and then they will also go they'll go an extra mile with reference to being socially responsible if that benefits them. अगर उनको फ़ायदा होगा तो वो कुछ conditions में, कुछ areas में socially responsible होंगे just because उनकी publicity हो रही है, शायद ज़्यादा उनको profit making होगी, या शायद उनका image अच्छा होगा, या goodwill create होगी. So वो इसलिए socially responsible हैं, minimum standards तो meet करते हैं, लेकिन वो इसलिए socially responsible हैं क्योंकि उससे generally उनको फ़ायदा होता है. And finally, you have proactive organizations who do CSR because they want to do CSR, who are involved in CSR because they believe in CSR, or they believe that companies have a responsibility towards their environment. They are the ones जहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कहीं कोई ज़ोर नहीं है. They're doing it because they want to. Now, this spectrum that we've given is whereby the obstructionists are at this end, जहाँ पर सबसे minimal lowest level of social responsibility, and the proactive ones are at the other end, जहाँ पर highest level of social responsibility है, and accommodative and defensive come in the middle. Now, just to explain this particular matter to you in a more non-traditional style, let's say कि जी अगर हम बात करते हैं कि आपकी अम्मी ने आपके सामने, and again it's not an organization related example, just to tell you what this means. You don't like vegetables, right? और आज अम्मी ने खाना बनाया और आपके सामने खाना रख दिया, and all whatever is in front of you is something that you do not like to eat, आप नहीं खाते. Obstructionist is कि आपकी अम्मी कमरे से बाहर गई, आपने अपनी खाली प्लेट पर खाली चमचा घुमाया, आपकी अम्मी वापस आए, आपने कहा मैंने खा लिया. अम्मी ने पूछा तो आपने ये वेजिटेबल्स भी खाई, आपने ये वाली वेजिटेबल भी खाई, वो दाल भी खाई, उसे जी सब खा लिया. दैट इज बीइंग एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, वेयर बाय यू आर बीइंग अनएथिकल बट यू हैव नो रिगार्ड्स फॉर इट. कोई गिल्टी पार्टी नहीं है, कोई यू नॉट फीलिंग गिल्टी फॉर इट. आप डिनाई भी करेंगे, आप कवर अप भी करेंगे, एंड यू हैव नो रिगार्ड्स फॉर एनीथिंग कि आपने अपनी अम्मी से झूठ बोला. Now, defensive is कि मिनिमल आधी रोटी खा ली बिकॉज मुसीबत है, अम्मी आधी रोटी खाने से पहले हमें खाने से की मेज से उठने नहीं देती हैं, सो इसलिए आपने जैसी तैसी जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट थी वो खा पी के फारिग हो गए. अकोमोडेटिव इज कि अच्छा आपने थोड़ा से शुरू में बुलाया कि मैं नहीं खाना चाहता, फिर अच्छा खाना खा लो, प्लीज़ खा लो, फिर अच्छा आप मुझे एक्सबॉक्स खेलने देंगी या प्ले स्टेशन खेलने देंगी, फिर अम्मा ने कहा खेलने दूंगी, तो आपने अपनी बात भी मनवा ली, आप खुश भी हो गए और आपने खाना भी खा लिया. Proactive is कि when your mother said that you need to eat everything up, she doesn't need to say anything more to you. You're going to eat it because your mother said so, right? So that's the difference between becoming an obstructionist and becoming a proactive. A company who does not believe in being socially responsible, who does not believe in ethical actions, is an obstructionist, and they'll do whatever they want to do. They'll do whatever to earn more profits, चाहे वो काम सही हो चाहे वो काम गलत हो, and they're going to deny and cover their work. Defensives are the ones जो कि minimal legal requirements पूरी करेंगे. Accommodatives are the ones जो कि minimum standards को meet करेंगे, जहाँ पर उनकी image building या credibility के issues आएंगे या goodwill के issues आएंगे, उस cases में वो socially responsible भी हो सकते हैं. And then proactives are the ones जो कि generally
on their own initiative, because they want to do it, they're being socially responsible because उनको खुद ये करना है या वो खुद ये करना चाहते हैं. Now finally, to end the chapter up, what we're going to do is that we're going to talk about कि आप किसी भी social responsibility के program को successful कैसे बना सकते हैं, या आप कैसे ensure कर सकते हैं कि जो आपने प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली चले. यू नीड टू डू 3 थिंग्स. फर्स्ट अप, यू नीड टू स्टार्ट एट द टॉप. बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल जस्ट लाइक एथिक्स नीड टू कम फ्रॉम टॉप डाउन. आपका सीनियर मोस्ट मैनेजर या सीनियर मोस्ट जो मैनेजमेंट है, इफ दे बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, देन द सेम फीलिंग्स एंड द सेम एडवाइसेस विल बी कम्युनिकेटेड डाउनवर्ड्स एंड योर लोअर मोस्ट लेवल विल हैव अ रोल मॉडल टू फॉलो. Second up, it requires management support. Everybody in the organization should support being socially responsible. Chahe, for example, if a company sets a certain percentage of profits for social programs, that means that the company is serious about it. For example, again हम पाकिस्तान टोबैको कंपनी की बात करते हैं. They have garbage disposal systems, they have nurseries, they do tree plantation, they have a computer literacy center in Jhelum as well. They're doing a lot, and then that means कि ये सब काम करने के लिए पैसा चाहिए. They have allocated a certain amount of budget for these programs. That just means that the company realizes that social responsibility is important, and it is by allocating profits, it shows that the management supports the initiative. Then you need to have a single manager in charge. चाहे आप existing लोगों को responsibility दें या एक नई post create करें, बाहर से लोग लेकर आएं, but one person should be in charge for the social initiative of the company, so that he or she is responsible for initiating socially responsible programs, for seeing कि वो जो initiative है वो implement हो रहा है, उसका क्या success rate है, हमें उसे बेहतर बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए. And finally, you should conduct social audits. What is a social audit? A social audit is basically a systematic analysis of the firm's success in using funds to meet its obligations. That means कि आप पैसा यूज़ कर रहे होगे सोशल इनिशिएटिव्स के लिए. सोशल ऑडिट का मतलब ये हुआ कि जो आप पैसा यूज़ कर रहे हो, आप उसको देखोगे, एनालाइज करोगे कि वो क्या पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है, और अगर यूज़ हो रहा है तो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है और कितना है. बिकॉज अगर वो नहीं यूज़ हो रहा तब इशू है, और अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तब भी इशू है. सो सोशल ऑडिट इज़ बेसिकली डिटर्मिनिंग कि जो आप पैसा सोशल इनिशिएटिव्स पर यूज़ कर रहे हो उसकी यूटिलाइजेशन सही है या सही नहीं है. दैट्स द end for chapter number 3 for us, and also for lecture number 6. Just a very quick recap of what we've done in this chapter. We've discussed कि जी social responsibility क्या होती है, क्यों होती है और क्यों important है. We've discussed the fact that social responsibility is towards 2-3 different people. You're responsible towards your customers, you're responsible towards your environment, you're responsible towards your employees, and you're responsible towards your investors as well. और फिर इन चारों कैटेगरीज के लोगों के लिए हमने बताया कि क्या सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और क्या बिहेवियर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड फाइनली, टू एंड द चैप्टर अप, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स को कंपनीज में कैसे इनकरेज कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मैनेजमेंट की सपोर्ट आपके पास हो, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंचार्ज हो उन प्रोग्राम्स का, और फाइनली ज़रूरी है कि आप सोशल ऑडिट्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कराएं. दैट्स द एंड फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 6. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.